क्या पढ़ना हम लोग को? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आपको कुछ बेसिक पहले बता चुके हैं। सबसे पहले खाना को हम कहाँ रखते हैं? मुख में रखते हैं। मुख में रखते हैं जब खाने को हम, तो यहाँ पे कुछ चीजों से उसकी मुलाकात होती है। जो हम खाना या निवाला लेते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। जटिल का मतलब होता है बड़े मात्रा में होता है, उस मात्रा में हमारा शरीर उसको पचा नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर पे पशु रखती है ना, गाय भैंस कुछ भी रखते हैं, तो वो लोग खाना को खाती नहीं है, निगलती है। उस खाने को क्या कर लेती है वो लोग? निगल लेती है। जो भी पशु हैं उनको सुरक्षा के हिसाब से अलग अलग सिस्टम दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि वो बड़ी होती हैं, खाना भी ज्यादा खाएंगी, तो जब खाना ज्यादा खाएंगी तो उनको टाइम लगेगा ना ज्यादा खाने में। अगर वो जंगल में है और कहीं ज्यादा खाना खा रही है तब तक उसका शिकार हो जाएगा। जंगली जानवर उसको मार देंगे कि नहीं मार देंगे? वो खाने में व्यस्त है तो उसको आके मार देंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ प्रकृति ने अलग नियम बनाया। वो लोग खाना को निगल लेती हैं, मतलब जो भी चीज लेना है तुरंत निगलते जाओ, खाना खाना नहीं है। थोड़ी देर बाद जब वो आराम से बैठ जाती हैं, बैठ के मतलब क्या करती है? जुगाली करती है ना, वो आपने देखा होगा कि वो मुंह चलाती रहती है, पगड़ी करना कहते हैं उसको हम लोग। तो क्या करती है कि उस खाने को थैली में से बाहर लाती है मुंह में, फिर उस खाने को आराम से पीसती है, फिर अंदर डालती है दूसरी थैली में। एक थैली अलग होता है जो खाना उनको निगल करके बस लेके जाती है, और खाना पीसने के बाद अलग थैली में जाता है जो पचता है। तो ये उनका सिस्टम है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। हम लोग पगड़ी वगैरह नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। हो सकता है कोई करता भी होगा, कुछ नहीं होता, मुंह चलाते रहते हैं लोग आराम से अपना। तो अच्छा, पगड़ी करते आपने देखा होगा कुछ गाय जो होती है वो गाज जैसा कुछ गिराती है, और कुछ गाय नहीं गिराती है। तो जो गाज गिराती है पगड़ी वो चोकर खाई होती है। क्या खाई होती है? चोकर। उसे हम कहते हैं स्टार्च। क्या कहते हैं? स्टार्च। स्टार्च अगर आप भी ज्यादा खाएंगे, जैसे आप चोकर की रोटी खाएं, आपके घर पे जैसे आटा वगैरह आता है ना, आटा को लेकर आप जैसे चालन से जब चलते हैं तो क्या होगा? ऊपर कुछ दानेदार होता है ना, जो उसे हम कह सकते हैं किसी भी अनाज के ऊपरी परत, छिलका, उसी को चोकर या भूसी कहते हैं। उससे अगर आप बनाकर खाते हैं तो उसी को स्टार्च कहते हैं। खाना का जैसे मानी गेहूं है ना, गेहूं का अगर आप फुला देंगे तो फुला देंगे तो ऊपर वाला एक परत निकल जाएगा, वो क्या है? स्टार्च। हर एक अनाज के ऊपर क्या रहता है? स्टार्च। उसका पाचन हम जल्दी से कर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसका पाचन जल्दी से हम नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हम लोग ज्यादा चोकर वगैरह नहीं खा सकते हैं। थोड़ा बहुत खाते हैं लेकिन ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपके पास वो एंजाइम नहीं है जो उसका पाचन कर सके। क्या कर सके? पाचन कर सके। ऐसा कोई आपके पास एंजाइम नहीं है। अपेंडिक्स, जो हम लोग जंगलों में रहा करते थे तो अपेंडिक्स कुछ काम करता था। अपेंडिक्स कुछ काम करता था। अपेंडिक्स से कुछ एंजाइम सब्सट्रैक्ट होते थे जो छिलका को पचाने में, या जो भी हम स्टार्च खाए रहते थे उसको पचाने में सहायता करता था। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग अब उस जमाने में जी रहे हैं जहां लोग सेव को भी छील के खाते हैं। नहीं खाते हैं? सेव को छील के खाते हैं कि भाई हम सेव को छील के खाएंगे, हम थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न है। तो छिलका तो गया नहीं अपने पेट में। फिर अपेंडिक्स का काम क्या है? पहले उसका काम था कि पहले के लोग जो थे वो केला ऐसे ही खा जाते थे। अभी जंगल में उनको कौन सिखाएगा केला को छील के खाते हैं? केला मिला खा गए, जैसे ऊपर से पहाड़ पर से पत्थर गिरा दिए, कोई जानवर मर गया आके उसको खा गए। बनाना तो उन्होंने कब सीखा? जब पठार पर में आग की खोज हुई। जब आग की खोज हुई, जंगल में आग लगा, बहुत कुछ जल गया, भाई भूख की तलाश में भटक रहे थे लोग, देखे कुछ है ट्राई करते हैं, तो भुना हुआ था, रोस्टेड। भाई जो कच्चा मांस खाया उसको रोस्टेड मिलेगा तो अच्छा लगेगा, रोस्टेड खाए वो लोग। उसके बाद उन्हें लगा कि अच्छा किसी को मार के अगर पका दो तो अच्छा लगता है टेस्ट। उसके बाद धीरे धीरे विकास हुआ, तो हम लोग को मसाले का ज्ञान हुआ, फिर मसाला डालकर पकाते हैं। तो ये सारा चीज आपको किसमें आ जाएगा? पाचन में। तो अपेंडिक्स पहले काम करता था, अब काम नहीं करता है। तो अब उसे एक अवशेषी अंग कहते हैं। जो भी पार्ट्स हमारे शरीर में काम नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। ऐसा माना जाता है कि आदि मानव के समय में पूंछ हुआ करती थी। आदमी क्या होती थी? पूंछ होती थी। धीरे धीरे क्योंकि जंगल में रहना होता था, पेड़ों पर रहना होता था, तो सेफ्टी के लिए पूंछ चाहिए होती थी। पूंछ में लपेट के सूख जा, गिरवा तो पूछिया बचा ली, क्या पता पूंछ उखड़ गया। ऐसा हो सकता है ना, पूंछ उखड़ जाए, हो सकता है। तो अभी आपका मतलब संभावना थी। अब धीरे धीरे उसका जरूरत नहीं रहा तो पूंछ गायब हो गया, लेकिन पूंछ की हड्डी अभी भी है। पूंछ की हड्डी अभी भी है, बस वो विकसित नहीं होती है, मतलब विकास होकर बड़ा नहीं होता है, नहीं तो पूंछ की हड्डी अभी भी है। तो ये उनके समय की बात है। हम लोग के समय में ये वाला जो कान है, ठीक, ये भी एक अवशेषी अंग के रूप में आ गया है।
इसका कोई जरूरत नहीं है। पहले के लोगों के कान बड़े बड़े होते थे, जिससे बड़ा होता था ऐसा करके तुरंत किसी की बात सुन लो, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको रोक के सुन लेते थे। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत है नहीं, तो इसे क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है कान हमारा। तो हम लोग को देखना है पाचन तंत्र, दो थोड़ा सा दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से होता है हमारा पाचन तंत्र। ये होता है हमारे कुछ शरीर का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ये होता है। इसे हम कहते हैं ग्रसनी, क्या कहते हैं, ग्रसनी। इसे कहते हैं ग्रास नली, ग्रास नली। इसे कहते हैं आमाशय। ये जो पतला वाला उसको कहते हैं छोटी आंत, इसको कहते हैं बड़ी आंत, इसे कहते हैं रेक्टम, और ये होता है गुदा द्वार। गुदा द्वार या मल द्वार जो भी आप कह सकते हैं, गुदा द्वार। ये हमारे शरीर का कुछ स्ट्रक्चर होता है अंदर का, ठीक, इंटरनल पार्ट। तो आपको हम दांत बता देते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4, कृंतक, रदनक, अर्धचर्वणक, चर्वणक। बच्चों में दांतों की संख्या 20। अगर कोई छोटा बच्चा है उसमें कितने दांत, 20, और बड़ों में कितने दांत, 32, ठीक। हालांकि 32 होता भी है या नहीं भी होता है, बहुत से कम लोग का 32 होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक और बुद्धि दांत नहीं पाया जाता है बच्चों में। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि कौन सा ऐसा दांत है जो केवल एक ही बार आता है, अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक केवल एक ही बार आता है और एक ही बार जाता है, चला गया तो फिर आएगा नहीं। क्लियर है। तो दांत बता दिए थे। फिर आपको बताए थे जीभ के बारे में। किसके बारे में बताए थे, जीभ के बारे में। जीभ का काम होता है भोजन में लार को मिलाना। क्या करना, भोजन में लार को मिलाना, और लार को मिलाने के बाद इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ पर क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं। सभी लोग खाना खाते होंगे ना, अरे गोलगप्पा करते सभी लोग खाते हैं। तो जो जीभ का अगला सिरा है, कौन सा सिरा, अगला सिरा जो है, उस पे पाया जाता है बाबू नमकीन। एकदम आगे वाला पार्ट पे क्या पाया जाता है, नमकीन, नहीं सॉरी, आगे वाला पे मीठा, आगे वाला पे मीठा होता है। देखिए कुछ इस प्रकार होता है ना जीभ, अगला सिरा जो होता है वो मीठा, ये वाला जो सिरा वो नमकीन, पीछे वाला जो सिरा है वो कड़वा, और ये जो साइड वाला सिरा है ये कह सकते हैं किसके लिए है, मतलब मान सकते हैं, नहीं गर्ल्स के लिए फेवरेट है। अब बताइए कौन सा स्वाद होगा, खट्टा, सही बात है, ये होता है खट्टा। तो जीभ का अगले सिरा पे मीठा, उसके पीछे साइड में। तो कोई भी खट्टा वगैरह इमली अगर आप खाएंगी या अचार वगैरह तो उसको साइड में ले जाकर खाती हैं ताकि और इसका स्वाद बढ़ जाए, है ना। तो ये होती है स्वाद कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं कितनी होती हैं, 1000 मतलब सॉरी 2000 तक होती हैं, जिसमें 1000 से 1500 तक पुरुष का काम करता है, और 2000 पूरा काम करता है महिलाओं का। इसलिए वो ज्यादा खाने पीने में ध्यान देती हैं, अच्छे से खाती पीती हैं सब। तो जीभ आपको बता दिए थे। अब बताए थे कि मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी, कितनी, 3 जोड़ी। जो पढ़ा चुके हैं उसको रिवाइज करा रहे हैं, और जो आगे बताना है उसको बताएंगे, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी निपटा देते हैं क्योंकि जो हम पढ़ा चुके हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। अगर आपसे कोई पूछे कि एक दिन में कितना लार बनता है तो 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। और सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है उसे कहते हैं कर्णपूर्व, कर्णपूर्व लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि दिखाई देना चाहिए साफ से, ठीक है, कर्णपूर्व लार ग्रंथि।
दूसरा अधोहनु, अधोहनु। और तीसरा है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा। 3 जोड़ीदार ग्रंथियां, ठीक है। कर्णपुर मतलब कान के पास से निकलती है। अधोहनु मतलब यहाँ पे जो क्या कहते हैं, नहीं, होठ और जबड़े के बीच में, ये जो दांत और जबड़ा उसके बीच में। और जीभ के नीचे जो पाई जाएगी उसे अधोजिह्वा कहते हैं। अधोहनु, अधोजिह्वा। जीभ के नीचे जहां पर जीभ जुड़ा है ना, वहां पर दोनों तरफ 2 बिंदु है, वहां से कुछ पानी निकलता रहता है, देखिएगा। जिसके मुख में लार बन रहा है बाबू, उसके लिए अच्छा है, और जिसके मुख में नहीं बन रहा है उसके लिए दिक्कत है। देखो, लार से क्या मिल जाएगा, 2 चीज। लार से क्या मिलता है, एक मिलता है बाबू टाइलिन, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। एक पाया जाता है टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन का काम होता है वसा का पाचन करना, ठीक है। स्टार्च, मंड को कह सकते हैं, स्टार्च का आंशिक पाचन, स्टार्च। क्वेश्चन में इसको लिख देंगे मंड, मंड का आंशिक पाचन। और लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया को। तो डॉक्टर आपको क्या सिखाता है कि खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, खाने को पूरा अच्छी तरह से चबाइए, उसके बाद खाइए। तो जब तक आप चबाते रहेंगे ना उसको, तो तब तक अपना कौन काम करता रहेगा, लाइसोजाइम। ये ढूंढ तो बैक्टीरिया को मारता रहेगा। और कुछ लोग होते हैं खाना डालते हैं बस तुरंत निकल लेते हैं, तो वही गलत होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को सही से लाइसोजाइम मार नहीं पाता है, ठीक है। खाना अंदर चला गया। अब बात आती है किसकी, ये तो मुख का काम कंप्लीट हो गया। दांत खाना को तोड़ने चबाने के लिए काम करता है। उसके बाद जीभ लार मिलाने से लेकर के स्वाद तिलकाओं के लिए। उसके बाद आता है लार ग्रंथियां, वो 2 काम करती हैं। एक पाचन शुरू कर देती हैं, पाचन शुरू कर देती हैं। उसके बाद खाना को चिकना बनाती हैं। खाना क्या करती हैं, चिकना, उसे बोलस कहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे खाना जब चिकना बन जाएगा उसको ग्लास में लेके जाएंगे ना, तो चिकना होना चाहिए। आप कभी देखिएगा, आप आए हैं कहीं से दौड़ करके कुछ करके तुरंत कुछ खा लिए, जाकर फंस जाता है ग्लास में जा करके, तो फिर आपको कहा जाता है कि थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो, शायद अंदर चला जाए। तो उसके बाद वो यहाँ से शुरू होता है ग्रसनी। यहाँ से एक गलतुंडिका यहाँ पे है ना, टॉन्सिल करते हैं। टॉन्सिल क्या करता है, अगर आप ज्यादा गर्म और ठंडा, सब लोग मना करते हैं ना कि गर्म और ठंडा एक साथ नहीं खाना पीना चाहिए, यानी कि पहले चाय पी लो फिर पानी पी लो। पानी पी के चाय पी सकते हैं, लेकिन गर्म चाय पी करके पानी, क्या दिक्कत होगा, वही उसमें सूजन आ जाएगा, कड़ा हो जाएगा, वो कुछ जाने ही नहीं देगा नीचे, अब कुछ जाने नहीं देगा। ये आपका मुख का काम हो गया। अब आती है बात किसकी, ग्रसनी की। ग्रसनी की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। और ग्रास नली की लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर, कितना, 22 से 25, स्टैंडर्ड 25 होता है। और यहाँ पे 10 से 12, 10 से 12। अमाशय, अमाशय में 3 पार्ट होते हैं। इसमें देखिए, इसमें कुछ होता नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि भोजन कैसे जाता है अंदर, तो क्रमानुकुंचन विधि से, ठीक है। क्रमानुकुंचन विधि से भोजन अंदर जाता है। अब बात आती है यहाँ पे, यहाँ अमाशय लिखा है ना, इसको अमाशय कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन से 3 पार्ट होते हैं। अमाशय के भाग, अमाशय के भाग, अमाशय के भाग। एक होता है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। देखिए, कार्डियक जो होता है अगला भाग होता है। कार्डियक कौन सा भाग होता है, अगला भाग होता है। और इसमें निकलता है एक एंजाइम जिसे रस कर सकते हैं, जठर रस। उसमें क्या होता है, HCl। इसमें किसका, जठर रस मतलब कौन सा, जठर रस मतलब कौन सा हो गया, HCl। इसका क्या नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने देखा होगा ना कि शादी विवाह में लोग क्या करते हैं, फ्री का नींबू मिलता है सलाद के साथ फ्री, तो जाते हैं आराम से गिलास पानी लेंगे, उसमें निचोड़ेंगे, उसके बाद पी जाएंगे। पूछेंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, खाना को जल्दी पचाता है। क्या करता है, खाना को जल्दी। एक बात बताइए कि जब HCl का काम है, HCl अधिक मात्रा में निकल रहा है, तो ऊपर से क्या काम है, सिट्रिक एसिड का।
नींबू में कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। और यहाँ पे खतरनाक वाला HCl है। अब देखते होंगे कभी कभी खाना खाने के बाद यहाँ तक गर्दन तक आ गया तो जलन शुरू कर देता है। कौन सा? HCl। अगर किसी को वोमिटिंग होती है तो सबसे पहले उसके मुख में पानी भरता है। वोमिटिंग होने से पहले लार ग्रंथ से इतना लार मतलब फैला देती है ना मुख में, क्योंकि अगर अंदर से HCl आ रहा है तो आपके मुख को नुकसान ना पहुंचाए। सोचिए, इतना खतरनाक होता है HCl वाला। और हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से सिट्रिक एसिड ले लेते हैं। शादी विवाह में खाना खाते हैं, जितना अम्ल आप खाएंगे, सोचिए आपने अम्ल खाया और यहां से अम्ल निकला, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्या जाती है? अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और जब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा? अब आपको सुबह के टाइम होता है ना खट्टी डकार वगैरह आना, खाना का सही से नहीं पचना, तो आप क्या पीते हैं? इनो। इनो क्या है? क्षार। तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो दो चीज बनता है। अम्ल और क्षार मिलने से क्या बनता है? दो चीज मिलता है। देखिए, एक हो गया जैसे अम्ल, और इसके साथ हमने क्षार ले लिया। जैसे पेट में आपको दर्द वगैरह हो ना, उससे मिलकर अपने नीचे कहते हैं दवा को। अम्ल और क्षार मिलकर के जल और लवण का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये आपने देखा होगा जो हरा और बिरनी, देख लो बोलो, अरे पीली वाली जो होती है, ठीक, और हरा वगैरह मिठाई उठाई होता है। अगर वो कहीं किसी को काट दे तो हम लोग तो क्या करते हैं? तुरंत चूना लेकर के चढ़ा देते हैं। चूना क्या है? क्षार। और वो क्या डाली आपके शरीर में? अम्ल। सांप आपके शरीर में क्या डालता है? अम्ल। चींटी अम्ल। तो जो भी जीव आपको काटता है वो आपके शरीर में क्या डाल रहा है? अम्ल। और उस अम्ल से लड़ने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं है, ये ऊपर से लेना है, ये आपको तय करना है। ठीक है, तो हम अगर चूना वगैरह लगा देते हैं। अच्छा, जो आप खाना खाते हैं वो क्या होता है? अम्लीय। जितना मसाला है सब क्या है? अम्लीय। टमाटर, मिर्च, ये सब क्या है? अम्ल। तो जब आप अम्ल इतना ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो आपके दांतों को नुकसान नहीं होगा। इसीलिए हम जो पेस्ट यूज करते हैं उसमें होता है क्षार। इसमें क्या होता है? क्षार। रात के टाइम हम लोग से दो गलती होती है। खाना खाने के बाद हम लोग ब्रश नहीं करते हैं, और दूसरा खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं, जिससे लार नहीं बनता है। लार, अब बताइए कि जब लार नहीं बनेगा तो लाइसोजाइम बनेगा? तो जब लाइसोजाइम नहीं बनेगा तो मुख में बिना मालिक का परिवार, मतलब बिना मालिक का घर, बिना मालिक का घर। अब इसमें बैक्टीरिया पूरा अपना तांडव करते हैं सब, ठीक, फुटबॉल खेलते हैं पूरा मुख में घूम करके, वही नुकसान पहुंचाते हैं हमारे दांतों को। अगर वो एक बार एनामिल को हटाने में सफल हो गए, एनामिल को हटाने में, आपके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? एनामिल। जैसे आपका दांत है ना, इसका जो ऊपरी लेयर होता है, ये व्हाइट वाला जो चमक नहीं रहा है आपको हम लोग के दांतों में, तो अगर आपका सफेद दांत चमक रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं? इनामिल। इनामिल। और बताए थे आप लोगों के अंदर के पार्ट को क्या कहते हैं? डेंटाइन। अंदर वाले पार्ट को, ऊपर वाले को इनामिल। इनामिल जो होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, क्योंकि आप बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जब तक दांत हैं तब तक ब्रश करते हैं, ठीक है, फिर भी वो बरकरार रहता है, कभी हटता नहीं। तो ये सब बैक्टीरिया क्या करते हैं? कांडों में चाहेंगे सब उसको खराब कर देंगे। वैसे एनामिल को नुकसान होता है फ्लोरीन से। किससे होता है? फ्लोरीन से होता है, स्मोकिंग से हो सकता है, दूषित पानी से हो सकता है। इन सब चीजों से इनामिल को नुकसान होता है। और जब इनामिल हट जाता है तब आपके दांतों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। आप ठंडा खाएंगे या गर्म खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो क्या होगा? झंझनाहट। कैसे आता है? सेंसोडाइन। हाँ, तो वही झंझनाहट शुरू होती है। फिर एक बार आपका लेयर आ जाएगा, ठीक है। तो कार्डियक, वो कार्डियक में खाना जैसे रहता है, आपका अमाशय में टोटल 3 से 4 घंटा खाना रहता है। कितना? 3 से 4 घंटा। कार्डियक कुछ देर रोक कर रखता है। इसमें क्या मिलाता है? HCl। HCl मिलाने के बाद कहाँ दे देगा इसको? फंडिक में। फंडिक खाने को रोक कर रखा रहता है। अगर आप इसमें कुछ रूजी होते हैं, क्या होते हैं? रूजी, ऐसे रूजी होते हैं। जब तक खाना रहेगा तब तक ये ऐसे सोए रहेंगे। जैसे मान लो कि घास है कहीं पे, ठीक, खड़ी वाली घास है, उस पर अगर कुछ हम एक चटाई वगैरह कुछ डाल दे, फैल जाएगा ना, और नहीं रहेगा चटाई तो फिर खड़ा हो जाएगा। वही काम होता है रूजी का। आपके पेट में अगर खाना है तो रूजी दबा रहेगा, लेकिन अगर पेट में खाना नहीं है तब क्या होगा? वो रूजी खड़ा हो जाएगा। तो जब रूजी खड़ा हो जाएगा तो पेट में चुभन होना शुरू होता है। नेट में कहता है कि पेट गलत है हमारा, खाना नहीं खेले, खाना नहीं खाए हैं, पेट हमारा चुभ रहा है, होता है ना अंदर से, यही रूजी होता है, चुभ जाता है। अब सोचिए कि सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा? कार्डियक। समझ गए? HCl मिला दिया, फंडिक में दे दिया, कितना घंटा तक? 3 से 4 घंटा। दूध सबसे ज्यादा देर में पचता है। दूध सबसे ज्यादा देर में कौन पचता है? दूध।
हाँ, तो यहाँ कार्डियक हो गया और ये फंडिक। अब पाइलोरिक में की बारी है। पाइलोरिक में 2-3 एंजाइम निकलते हैं। एक होता है रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन होता है। रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है, क्योंकि दूध को मतलब क्रिया करके वो दही के रूप में ट्रांसफॉर्म करता है और फिर पाचन करता है रेनिन। और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन किसका पाचन करेगा? दूध का। और ये प्रोटीन का पाचन करेगा। अब सोचिए कि खाना कितना खतरनाक है। सब कुछ आपके उसमें दिया है, मतलब नोट्स में दिया है, एक एक चीज आपको दिया गया है। समझा देंगे तो आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगा और आप आराम से आपके ठीक कर देंगे। अब देखिए, रेनिन क्या किया? दूध से दही का निर्माण किया, उसका पाचन करेगा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन किया। ये अभी सब कम कम कर रहे हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे खाना का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुख से। खाना का पाचन कहाँ कंप्लीट होता है? छोटी आंत में। क्या होता है? छोटी आंत में। ठीक है, अभी ना कि किन्हीं से कुछ बोल दिया। अब पाइलोरिक से जब खाना छोटी आंत में जाने वाला रहेगा तो छोटी आंत मना कर देगा। छोटी आंत क्या करेगा? मना कर देगा, बोलेगा कि हम इस खाने को नहीं लेंगे, हम इस खाने को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो इसका रीजन होता है। इसमें आपको बताया ना कि खतरनाक वाला सेल होता है, उसका पीएच मान 2 से भी कम होता है। देखिए, अम्ल और क्षार को पीएच से मापा गया है। किससे मापा गया है? पीएच से मापा गया है। 1 से लेकर के अगर 7 तक है तो अम्ल, 1 से अगर 7 तक है तो अम्ल, और 7 से ऊपर 14 तक है तो क्षार, और केवल 7 है तो लवण। केवल 7 है तो याद रखिएगा, 1 से 7 के बीच में अम्ल, 7 से 14 के बीच में क्षार, और केवल 7 है तो लवण। तो 2 होता है। सोचिए कितना खतरनाक, मतलब बहुत हाईली इरिटेट होता है अम्ल। उस अम्ल भरे मतलब भोजन को छोटी आंत लेने से मना कर देता है कि हम नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए, आप ये सोचते हैं कि हमारे शरीर में भी मांस है, मांस है ना हम लोग के। तो जो मांस आप लोग ऊपर से खाते हैं वो पच जाता है, लेकिन जो आप मांस आपके शरीर में है वो क्यों नहीं पचता है? सोचा आपने? देखिए, जो मांस आप खाए वो कहां चला गया? अमाशय में। अमाशय में क्या निकल रहा है? HCl। क्या करेगा? खाने को तोड़ने का काम करेगा। म्यूकस कहते हैं यहाँ पे क्या निकलेगा? म्यूकस। अब यहाँ पे बोलस था, यहाँ से बोलस आया नीचे, यहाँ पे म्यूकस हो गया। अब बात ये होती है कि अब ये जब खाना लेने से मना कर देगा तो कोई ना कोई उपाय तो चाहिए ना भाई, आगे खाना नहीं पचेगा कैसे? देखिए, छोटी आंत के ऊपरी पार्ट को डेडुनम कहते हैं। डी लिख रहे हैं, डी फॉर डेडुनम। दूसरे पार्ट को जेजुनम, और तीसरा पार्ट को इलियम। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। डेडुनम को क्या कहते हैं? ग्रहणी, मतलब जो ग्रहण करे। और उसके बाद अग्र क्षुद्रांत, जैसे अग्र चौवनक था वैसे ही अग्र क्षुद्रांत, और यहाँ पे क्षुद्रांत। क्लियर रहेगा? तो खाना डेडुनम लेने से मना कर देगा। अब जब डेडुनम लेने से खाना मना कर देगा तो आपको पता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, लीवर, है ना। यहाँ पे लीवर हो गया, ये क्या हो गया? लीवर। लीवर बनाएगा पित्तरस। लीवर क्या बनाएगा? ये लाल ग्रंथि हटा दें, ये तो हो चुका है ना। कोई नोट करेगा? ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्या करेगा ये? अब पित्तरस, लाल ग्रंथि आप समझ चुके हैं। अब लीवर क्या बनाएगा? वो पित्तरस। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और यह बनाएगा आपका पित्तरस। पित्त रस बनाएगा 700 से 800 ml प्रतिदिन। कितना बनाता है? 700 से 800। और यहाँ पे एक ऐसे निकला रहता है हरे रंग का, ये इसे हम कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्तरस बना करके लीवर का पित्तरस कौन बनाया? लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, देखिए, जो पूरे शरीर का काम होता है ना उसको मैनेज करके कौन रखता है? लीवर। दारू पीने से लेकर के जहर खाने तक सबका काम कौन देखता है? लीवर। अब क्या लगता है कि जो जहर खाता है वो मर जाता है? कैसे पता चलता है कि जहर खाता है कि नहीं? कौन बताता है? लीवर। क्योंकि जो भी चीज आप खाएंगे और शरीर में कुछ एक्स्ट्रा घूमेगा फालतू, सबको बुला के अपने पास बिठा लेता है। कौन? लीवर। जहर को बुला लेगा अपने पास, लीवर।
दारू पियेंगे तो उसको बुला लेगा लीवर, जबकि इसका कुछ लेना देना नहीं है बेचारे का, बहुत मासूम है। देखिए आप कुछ भी लेंगे लीवर यहां से जाएगा, फिर छोटी आंत बड़ी आंत, यहां पे आपका लीवर से क्या लेना देना है, कहीं लिंक है नहीं, लेकिन फिर भी सबको बुला लेता अपने पास, आ जाओ, कोई तुम्हें नहीं कोई पूछ रहा है आओ हमारे पास, तो खराब कौन होगा, यही होगा भाई। दोस्त दुश्मन सबको बुलाकर बिठा रहे हो, कोई ना कोई आके गोली मारेगा ही तुमको, इसी चक्कर बेचारा कौन मर जाता है, लीवर। तो लीवर की जो कोशिकाएं मरी हुई पाई जाती है ना, इससे पता चल जाता है कोई जहर खाया कि नहीं, ये सारी चीज देखी जाती है। तो कितना पीस रस बनाया, 700 से 800 पूरा दिन बनाता है। यह किसको दे देगा, पिताशय को। कई बार ऐसा होता है बाबू कि पिताशय में पत्थरी हो जाता है, पिताशय में पत्थरी हो जाएगा। जब पिताशय में पत्थरी हो जाएगा तो उसे कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। पत्थरी को क्या कहते हैं, हाँ, अगर आप कोई बोले कि पत्थरी किससे बनी है, तो कैल्शियम, मार्का अच्छा नहीं चल रहा है थोड़ा सा, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है, ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है कौन, पत्थरी, ठीक है। अब इस पत्थरी को, पिताशय में पत्थरी हो गया तो उसके लिए आपको ऑपरेशन कराना है, क्या कराना है, लेजर ऑपरेशन, तभी जाकर टूट के पत्थरी को बाहर निकाला जा सकता है। आपके पास एक और उपाय है, पिताशय को काट के हटा दीजिए, लेकिन अगर पिताशय को काट के हटा देंगे तो पिताशय डिसाइड करता है कि कितना इसको देना है और कितना इसको नहीं देना है। अगर ये हट गया तो डायरेक्ट आएगा ना, जिस टोटी का वाल्व खराब हो जाता है वो लगातार टपकता रहता है, जरूरत हो या ना हो वो लगातार पानी क्या रहेगा, टपकता रहेगा, दिक्कत होगा ना। तो इसीलिए पिताशय की जरूरत है। अब जैसे ही डेडुनम में क्या करता है, मतलब टपकाता रहता है, कौन, पितरस, कहां टपकाएगा, डेडुनम में। तो जब डेडुनम में पितरस जाता रहेगा बाबू, तो खाना क्या हो जाएगा, अब अम्लीय नहीं रहेगा, अम्लीय नहीं रहेगा। और पितरस का काम होता है खाना को अम्लीय से क्षारीय बनाना। पितरस का क्या काम होता है, खाना को अम्लीय से, और उसके बाद वसा का पाचन करना, दो काम पितरस का, कौन काम, दो, वसा का पाचन और, हाँ। अब बात ये आती है कि डेडुनम जो है ये थोड़ा सा कह सकते हैं कामचोर है, क्या है, कामचोर है। डेडुनम कोई काम नहीं करना चाहता है, तो जब ये काम नहीं करना चाहता है तो इतना ड्रामा क्यों किया, भोजन को लेने से मना क्यों किया। अब लोग नहीं देखते हैं घर पे, अगर किसी को बोल दीजिए कि ये बनाना है, पहले बोल देगा हमको नहीं पता है, सामान है कहां पर कि हम बनाए, सामान है नहीं कि हम बनाएंगे। और जब उसको सामान लग दे देंगे तो कहेगा कि हमारा तबीयत थोड़ा सा खराब है, हमें अच्छा नहीं लगता है बनाना, हमसे खराब हो जाता है, दूसरे से बनवा लीजिए, होता है ना, आप लोग घर में होगा, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब डेडुनम किसको बोलेगा, एक इधर और ग्रंथि होती है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यहाँ पे ग्रंथि होती है जिसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, देखिए कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो केवल एंजाइम बनाती हैं, क्या बनाती हैं, और कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं। क्या बताएं हम, दो चीज, कुछ ग्रंथि ऐसी होती है जो एंजाइम बनाती है और कुछ ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स बनाती है। अग्नाशय ऐसी ग्रंथि जो दोनों बनाती है, अग्नाशय दोनों बनाती है, ये एंजाइम भी बनाएगी और हार्मोन्स भी बनाएगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। अब डेडुनम जो है एक एंजाइम को सेक्रेट करेगा, सेक्रेटिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, किसके लिए, तो भाई देख ले हमको खाना वाना बनाना नहीं आता है, आके थोड़ा देख लो, यहाँ पे पाचन में मदद करो, तो इसे कहते हैं, मतलब अग्नाशय क्या करेगा, अग्नाशय रस स्रावित करेगा, यह करता है आपका लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तीन चीज। कौन कौन सा, अग्नाशय से कौन कौन सा रस रिलीज होगा, अग्न्याशय, इसको पेनक्रियाज बोलते हैं, अग्न्याशय क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। कितना, एक भेजेगा लाइपेज, दूसरा क्या भेजेगा, अमाइलेज, और तीसरा ट्रिप्सिन। तो जहां पे सीन सीन आता जाए बाबू, वो कौन का पाचन, प्रोटीन का, किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन करेगा। तीन चीज भेजता है ताकि ये किसका पाचन कर सके। अगर आपसे कोई पूछे, आप लोगों से इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछेगा क्योंकि 8 के सिलेबस में ये सब नहीं है, थोड़ा बहुत आपको बता दे रहे हैं, जानकारी होनी चाहिए कि अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तीन होते हैं। कौन कौन से,
लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, 3 चीज हो गया। ये कहां से आएगा? अग्नाशय से, रस से। अब यह आकर के खाना को तोड़ने और पाचन में मदद करेंगे। ठीक है, लास्ट में प्रोटीन का पाचन कर देता है इरिप्सिन। हालांकि आप लोगों में इतना सब नहीं है, डिटेल इतना नहीं है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कहां से कौन सा रस निकल रहा है। खाना का पाचन पूर्व से कहां होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भी अगर पूछ देगा कि कहां पर, तो छोटे आंत सबसे कहां पर? इलियम में, मतलब क्षुद्रांत में। छोटी आंत के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण से पाचन हो जाता है। तो बड़ी आंत क्यों है फिर? तो बड़ी आंत में केवल पानी का अवशोषण होता है, पानी का। और जो भोजन आपका पच गया, ठीक, जिसका पाचन हो गया। पाचन का मतलब क्या है कि जो भी उसमें से महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन सब चीजों को जो निकाल ले वो क्या हो गया? पाचन। और जो वेस्टेज बच जाता है वो कहाँ स्टोर होगा? रेक्टम में। ठीक, और रेक्टम में होने की वजह से यहाँ पे गुदा द्वार से बाहर जो भी वेस्टेज, जो खाना नहीं पचित है, अपचित भोजन, अपचित भोजन या जो खाना नहीं पचा हुआ है, वो कहाँ जाके स्टोर होगा? रेक्टम में। और रेक्टम स्टोर होने के बाद गुदा द्वार से बाहर हो जाता है। अब इसमें 2 चीज होता है। मल का रंग पीला क्यों होता है? मल का रंग, और मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है ना। तो मल का रंग पीला होता है बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, चलिए इस फटा देखो नीचे, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के कारण होता है, रुबिन। और मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? हाँ, यूरिन का कलर पीला हो जाता है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया, समझ आ गया? अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, पाचक ग्रंथि में लाभ ग्रंथि बता दिए, जठर ग्रंथि बता दिए, अमाशय में जठर ग्रंथि कहाँ होती है? अमाशय में होती है। लीवर आपको बता दिए, अग्नाशय आपको बता दिया। ठीक है, अग्नाशय कौन सी ग्रंथि? निश्चित ग्रंथि, ये बता दिए। तो देखिए, पाचन आपका यहाँ पे खत्म, मानव का पाचन खत्म। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? देखिए, श्वसन कौन सा टॉपिक है हमारा? श्वसन। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना होता है, या हर मिनट करना होता है। कितना मिनट? हर मिनट करना होता है। अच्छा, श्वसन हम क्यों करते हैं? श्वसन जैसे हम करते हैं तो क्या लेते हैं? पूरा वायु लेते हैं या पूरा वायु लेते हैं ना? जो पूरा वायु लेते हैं तो उसमें से हमारे फेफड़े की जरूरत होती है ऑक्सीजन। क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन भी है, ठीक, ऑक्सीजन भी है, और अन्य गैसें भी हैं। अन्य गैसें भी हैं। नाइट्रोजन है आपका 78%, ऑक्सीजन है आपका 21%, और 1% में सारी गैसें हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से लेकर के हाइड्रोजन वगैरह सब मिलाकर 1% वायुमंडल में। अब ये सारी चीजें हम कहां लेते हैं? सांस लेते हैं तो अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं तो अंदर लेते हैं। अब जब सांस लेंगे तो आपसे ऐसा कहा जाता है कि हमें नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए? रीजन देखिए, आपको नहीं दिखाई देता है कि हमारे हाथ वगैरह पे कितने बैक्टीरिया मौजूद हैं? नहीं पता है ना? आपको ये कहा जाता है कि कभी भी हाथ, मतलब खाना खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, ताकि कुछ बैक्टीरिया कम हो जाए। बैक्टीरिया धुलेंगे नहीं, जो दिख ही नहीं रहा धुलेगा कहां से? होगा ना ऐसा? तो जब भी आप सांस लेंगे तो किस माध्यम से लेंगे? नाक से। नाक से क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, नाक में छोटे छोटे रोम होते हैं, रोए होते हैं, वह मतलब जो भी गंदगी वगैरह, जो धूल के कण वगैरह जाते हैं, उसको रोक देता है। तो क्या करता है? रोक देता है। उससे मतलब कुछ हद तक साफ सुथरी वायु अंदर जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, तो आप वायु लेते हैं। क्या लेते हैं? वायु। क्योंकि ये पूरा क्या है? वायु। और जिसका भी मिश्रण होगा उसका कोई सूत्र नहीं होता है, वायु का कोई रासायनिक सूत्र नहीं है। तो आप वायु लिए, तो कैसे लिए? नासा छिद्र से लिए ना। नासा छिद्र यहाँ पे देखिएगा, दरवाजे की तरह होता है, कपाट कहते हैं, नासा कपाट। नासा और नाक होता है, ठीक है, नासा छिद्र, नासा कपाट। यहाँ पे
फेरिंग्स लेरिंग्स होता है मतलब जो आप ग्रहण करते हैं। मेन मुद्दा कहां पे चला जाता है, जैसे देखिए ये वाला पोर्शन है, ये आप खाना खा रहे हैं ना, खाना ऐसे खा रहे थे। हाँ। अब यहीं पे थोड़ा सा इसको कट मारिए और एक निकाल लीजिए। ये होता है श्वसन नलिका, श्वसन नलिका। और ये क्या थी, ग्रास नली, जो भोजन को मतलब अंदर ले जाने में मदद कर रही थी। अब बताइए कि दोनों एक ही जगह से हो रहा है, दोनों एक ही जगह से हो रहा है। अब आप जब भी सांस लेंगे तो सांस ऐसे आएगा और इसमें चला जाता है। लेकिन कई बार आप खाना खाते समय बात करते हैं तो यहाँ पे एक गेट होता है, एपिग्लोटिस कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस को कौन कंट्रोल करता है, माइंड, दिमाग। एपिग्लोटिस कौन कंट्रोल करता है, दिमाग। जब उसको दिमाग कंट्रोल करता है तो कब भोजन नली को बंद करना है, कब श्वास नली को बंद करना है, कौन कंट्रोल करेगा, दिमाग। हम लोग तो करेंगे नहीं। तो जब हम बोल रहे हैं तो कौन सी नली बंद होगी, ग्रास नली। और जब खाएंगे तो कौन सी नली बंद होगी, श्वास नली। देखिएगा जो जल्दी खाता है ना बहुत तेजी से हाँफना शुरू हो जाता है, रीजन क्योंकि तेजी में खा रहा है वो। तो किसको बंद रखेगा, वो श्वास नली को बंद रखेगा ना। और जब श्वास नली को बंद रखेंगे, आप जिससे कुछ देर तक सांस लेकर ऐसे रोक लीजिए, दिक्कत हो जाएगा, होगा ना, बहुत तेज चलने लगती हैं नसें। तो ये चीजें यहाँ से आपको समझ में आ जाएंगी कि गलती का क्या, सॉरी एपिग्लोटिस क्या बंद कर दिया है, श्वास नली को बंद करके रखा है। और कई बार लोग बात करते रहते हैं, खाते रहते हैं, बात करते रहते हैं, खाते रहते हैं, ये बेचारा कंफ्यूज रहता है, बंद करना चाहिए इधर, बंद कर रहा है इधर, खाना कहाँ चला जाता है, श्वास नली में। अब कल भोजपुरी में क्यों याद करता, सड़क गई, सड़क गई, कौन रोकता है उसको, श्वास नली। भाई इधर तुम्हारी इन्वेंट्री है, इधर क्यों हवा आ सकता है, तुम कहां से चल दिए, तुम कहां से आ गए, तो उसको क्या करेगा, बंद कर देगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कैसे जा रहा है, तो नासा छिद्र, हाँ नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, इसको इंग्लिश हिंदी में लिख देना कुछ अलग हो जाएगा, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, अल्वियोली, अल्वियोली। इन सब चीजों होकर के भाई हमारा गुजरता है, कहां से, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, मतलब ये ग्रास नली होता है ना तो उसको फेरिंग्स बोलते हैं, और श्वास नली को लेरिंग्स। स्वर तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, स्वर तंत्र। उसी कंठ द्वार, उसी की सहायता से हम किसी से बोल पाते हैं, बात कर पाते हैं। क्या हो जाएगा, उसी की सहायता से हम बोल पाते हैं या बात कर पाते हैं। अब यहां से चलाता है तो ब्रोंकाई, और ये हो गया आपका, नहीं यहां तो क्या हो गया, ये सब ठीक है, कहेंगे फेरिंग्स, लेरिंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकोस्टेटिया, ठीक है, छूट गया, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया हम लोग वैसे नहीं पाया। देखिए ट्रेकिया होता है, लेकिन ट्रेकिया किसके लिए है, जिनके पास नाक वगैरह नहीं है ना, वो किससे सांस लेंगे, ट्रेकिया से। ट्रेकिया यहाँ से होता है, देखिए जैसे यहाँ पे है ना, अगर आपको इधर कोई समस्या हो गई, आप इधर सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे पाइप लगा दिया जाएगा, यहाँ पे पाइप लगा दिया जाएगा, डायरेक्ट लीजिए, क्या लीजिए, डायरेक्ट। तो नासा से नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ठीक है कर दीजिए, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, ये हो गया ब्रोंकाई। यहां से ऐसे जब पार्ट बटेगा तो उसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूलस, क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलस। ये जो बट रहा है ना, इसे क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूलस। और इस पे अंगूर का जैसे गुच्छा लगा रहेगा, ठीक, उसे बोलते हैं अल्वियोली, क्या बोलते हैं, अल्वियोली। इन सबको बोलते हैं अल्वियोली। इधर आपका फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, ये हो गया आपका ट्रेकिया, ये क्या हो गया, हाँ, जैसे आप ऐसे बनाएंगे इसको,
ठीक है, दो समय से टूटता रहेगा और इसमें आपका अल्वियोली बन जाता है। क्या बन जाता है? ये आपका क्या हो गया? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस, और अंगूर की तरफ जो है अल्वियोली। अल्वियोली ये आपका पार्ट हो जाता है। इसमें आपका ऑक्सीजन कौन लेना काम करेगा? अल्वियोली। ऑक्सीजन ले करके हीमोग्लोबिन को कौन देगा? अल्वियोली। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि पहले वायु गया कहां। जब हम सांस लेते हैं बाबू तो 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 1%। ठीक है, और इसी में से जाता है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन CO2 लिख दे, चल जाएगा। CO2 जाता है 0.03%। कितना? लेकिन जब सांस छोड़ते हैं, ये सांस लिए थे तो इतना लिए थे, जब सांस छोड़ेंगे तो 78% नाइट्रोजन गया था, 78% नाइट्रोजन बाहर, 21% ऑक्सीजन गया था। तो यहाँ जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन की ना। तो 4 कम कर दीजिए। कितना कम कर दीजिए? 4। तो कितना हो जाएगा? ये आया 78 वापस, ये आया 17%, और ये कितना गया था? 0.3। आएगा कितना? देखो यहाँ लिख देते हैं 0.3%, 0.03%, और आएगा 4%। ऑक्सीजन 21 से 17 हो जाएगा, 21 से 17 हो गया, तो ये 3 से 4 हो गया। मतलब जो उधर कम हुआ था इधर ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया? बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बाबू गैस क्या होती है? गर्म होती है। कभी आप सांस छोड़ेंगे तो गर्म गैस का एहसास होगा। गैस कैसी होती है? गर्म। अब बात होती है कि श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के? एक होता है आक्सी और दूसरा होता है अनाक्सी। कौन कौन सा? आक्सी और अनाक्सी। जब आक्सी श्वसन होता है तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो उसे बोलते हैं आक्सी श्वसन। कौन सा? अगर आक्सी बोला है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, और अनाक्सी बोला है तो ऑक्सीजन नहीं है, मतलब है भी तो बहुत कम। है भी तो क्या है? बहुत कम, ना के बराबर है। ठीक है, तो अनाक्सी कौन सा हो जाएगा? जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, और ऑक्सी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। तो ये चीजों का ध्यान रखेंगे। अच्छा, हम श्वसन करते क्यों हैं? जीने के लिए नहीं। जो भी आप भोजन किए हैं, जो आप खाना खाए हैं, उससे ग्लूकोज प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। देखिए आपको बताया था ना समीकरण, समीकरण तो बता दिया शायद श्वसन का, C6H12O6 वाला। हाँ, तो समीकरण बता दिया। तो जब समीकरण आप देखते हैं कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन जब मिलता है तो उसको तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। आपको बताया था, कोशिका भी बता दिए थे। कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस करता है, 4 ATP का निर्माण करता है, और वो ATP पायरुविक एसिड को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक, तो 2 ATP मिलकर के पायरुविक एसिड को तोड़ेंगे तो कितना? 36 ATP, और 2 ATP इधर से, तो टोटल कितना हो जाएगा? 38 ATP। और 38 ATP मिल करके, हाँ, एक ग्लूकोज का रुका और एक में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होगा। लेकिन यही चीज जब अनाक्सी होगा, क्या होगा? अनाक्सी होगा। तो जब अनाक्सी श्वसन आप करेंगे तो अनाक्सी श्वसन में ये होता है कि केवल 5% ऊर्जा बनता है। कितना? 5% ऊर्जा बनेगा, मतलब 27 किलो कैलोरी ऊर्जा। कहाँ 673 और कहाँ पे 27 किलो कैलोरी ऊर्जा, अंतर है ना। तो जब बिना ऑक्सीजन के, आप तो हम लोग बिना ऑक्सीजन कर सकते हैं श्वसन? नहीं करेंगे, क्योंकि ऊर्जा छोड़ दीजिए। ऊर्जा जब टूटता है ना तो शरीर की उष्मा बनी रहती है। आपको क्या लगता है ठंडी टाइम में ज्यादा खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को क्या चाहिए? उष्मा चाहिए। तो जितना आप खाए रहेंगे उतना ही ऑक्सीजन जाकर के पचाएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? उतना ही जाकर के पाचन करेगा। तो जब पाचन करेगा तो ऊर्जा और उष्मा दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा ना। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम ज्यादा खाना खाते हैं। पानी कम, गर्मी के दिनों में उसमें पहले से अंदर बहुत है, उसमें पहले से अंदर, तो केवल पानी पीजिए, उसको ठंडा कीजिए, ज्यादा नहीं बढ़ाना है। तो ये आपका श्वसन समझ में आ गया। देखिए श्वसन कुछ हम छोड़े नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है ना? नहीं छूटा है। तो श्वसन समझ में आ गया। ऑक्सीजन से होगा तो ज्यादा ऊर्जा, और बिना ऑक्सीजन का होगा तो कम ऊर्जा। जब हम ज्यादा काम करते हैं और ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं, उस समय हमारे मांसपेशियों को कम ऊर्जा मिलता है, सॉरी कम ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन कम मिलता है। तो जब ऑक्सीजन कम मिलेगा हमारी मांसपेशियों को, तो उसमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में खिंचाव होगा या क्रैम्प आ जाएगा।
कई बार आप देखे हैं हम लोग ऐसे पैर करके सीधा ऐसे सोते हैं, कभी कभी तो लगता है नस वगैरह चढ़ने, उस पर पैर में क्या होता है, नसें चढ़ने लगती हैं। या फिर आप कभी दौड़ रहे थे, अचानक से दर्द करना शुरू कर दिया, बैठ गए। या क्रिकेटर को देखा है ना, कभी कभी खेलते हैं सब आगे बढ़कर मारेंगे, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद मतलब जैसे कि कोई पैर मुड़ गया, बेचारे गिर जाते हैं वहीं पे, ये चीज हो जाएगा आपके साथ। तो ये सब लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो लैक्टिक अम्ल किसके कारण? जब ऑक्सीजन की कमी होगी हमारे मांसपेशियों में तब। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन का ठीक है तो आपका ऊर्जा सही है, उसमें भी सही है। और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो बहुत ही कम ऊर्जा मिलेगा। समझ में आ गया होगा आप सबको। तो चलिए मिलते हैं फिर कल अगले टॉपिक में।